अब जरूरी तो नहीं है कि वो सब कुछ कह दे, दिल में जो कुछ भी हो आंखों में नजर आता है। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। और जो मैंने शेर बोला है उसको दोबारा बोलता हूँ एक बार। अब जरूरी तो नहीं है कि सब कुछ कह दे, दिल में जो कुछ भी हो आंखों में नजर आता है। आज देश की जनता जिस स्थिति में है, जितने परेशान हैं, वो सब वास्तविकता यह है कि परेशान होने के बावजूद भी जिक्र चर्चा नहीं कर पा रही है और ये नहीं समझ पा रही है कि हमें चर्चा क्या करनी है। लेकिन वो परेशानी उसकी आंखों में नजर आती है और इतनी परेशानियां नजर आती हैं, और उस परेशानियों का जो सबब है, जो उसका एक रिजल्ट है, वो ऊपर तक तो पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि जो आपके प्रिय मोदी जी हैं, उनको इसलिए नजर नहीं आता है क्योंकि वो उस परेशानियों को पैदा करने वाले एकमात्र व्यक्तियों में से शामिल हैं। क्योंकि उन्होंने जो अपनी चौगड़ी तिगड़ी जो भी उनके साथ रही है, उसको लाभ देने के लिए, उसको फायदा देने के लिए एक ऐसा माहौल बनाया है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, जिसकी आज कुछ चर्चा करते हुए और आप वो मैं समझता हूँ कि जो आत्मसात करने का प्रयास होगा वो ऐसा होगा कि आपको लगेगा, मैं समझता हूँ कि जो बात आप नहीं कह पा रहे हैं वो हमने यहाँ पर इस मंच पर कही है। अगर मैंने बात सही कही होगी तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कमेंट में जरूर लिखें। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और इसलिए देखें क्योंकि जो बातें हैं, जो चर्चा है, वो सिर्फ मेरी नहीं है, सिर्फ आपकी नहीं है, आज पूरे देश की है। आज पूरे उस व्यापारी की है, पूरे सर्विस क्लास व्यक्ति की है, आज उस पूरे छात्र की है, आज उस पूरे युवा की है, आज महिलाओं की है। ये पूरा का पूरा वो एक पूरा घटनाक्रम है जो पिछले 10-11 सालों में जो एक पूरे ही प्लानिंग के साथ नेस्तनाबूद किया गया है, उसको ठिकाने लगाया गया है, उसको बर्बाद किया गया है। और आज स्थिति ये है कि परेशान आप हैं और आपकी आंखों में वो दर्द नजर आता है, बातों में नजर आता है, लेकिन वो हमारे हुक्मरानों को जो सत्ता में बैठे हुए आज की तारीख में टॉप स्थिति में है, मैं उनको राजा इसलिए नहीं कहूँगा कि हमारे संविधान के हिसाब से वो आपके नौकर हैं, भले ही वो प्रधानमंत्री हों, भले ही वो गृह मंत्री हों, भले ही वो शिक्षा मंत्री हों, भले ही वो रक्षा मंत्री हों, लेकिन वो आपके नौकर हैं भारतीय संविधान की कल्पना और उसके प्रोटोकॉल के अनुसार। तो हम बात शुरू करें तो बात ये है कि आज कल ये अक्सर बातचीत होती है, कल भी एक हमारे प्रिय मित्र थे, पत्रकार भी हैं, तो ऐसी बातों बातों में करने लगे। वैसे तो वो थोड़ा सा संघ में भी सक्रिय हैं, लेकिन वो बोलने लगे कि भाई कैसे चलेगा अनिल भाई, ये तो बड़ी समस्या हो रही है। तो हमने कहा समस्या तो आप ही के यहाँ की पैदा की हुई है, तो जब समस्या आपके यहाँ की पैदा की हुई है तो इसका निराकरण भी आप लोग बताइए कि नहीं, निराकरण हमारे पास नहीं है। तो स्थिति ये है कि बात भाजपा की और कांग्रेस की नहीं है, बात किसी अन्य पार्टी की नहीं है, बात किसी भी ऐसे व्यक्ति की नहीं है कि कोई विशेष पार्टी का व्यक्ति परेशान हो, कोई ऐसी भी स्थिति नहीं है कोई विशेष पार्टी का व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश हो। खुश सिर्फ वो व्यक्ति है जो वो उस छल बल से व्यापार करना जानता हो। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो किसी भी दल का हो सकता है, वो किसी मानसिकता का हो सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि परेशान वो हर व्यक्ति है जो दनफन करना नहीं जानता है, जो छल करना नहीं जानता है, जो तिगड़मबाजी नहीं करना जानता है, और वो आज की तारीख में उच्च स्तर पे उसके संबंध नहीं है। हर व्यक्ति वो परेशान है। खनन की स्थिति अगर हम बात शुरू करें, पूरे देश में अगर बात करते हैं, खासतौर से उत्तर भारत में, शायद साउथ में भी ऐसा स्थिति है कि खनन को लेकर के जिस प्रकार की परेशानियां पूरे राज्यों में हैं, उसकी कहानी ऐसी हो गई है कि लगभग लगभग एक दो किसी कंपनियों को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर काम दे दिया गया है। आज जो स्थानीय स्तर पर, क्योंकि खनन जरूरी है, खनन ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है, उसको भले हम खनन माफिया के नाम से ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे अवैध काम है सारे। हम तो शराब माफिया भी बोलते हैं जो शराब का ठेकेदार है, जबकि वो लीगल रास्ते से शराब का ठेका लेकर के आया है, उसी डीएम ने उसको दिया है जो उसको कानूनी रूप देता है। लेकिन वो एक अलग बात है कि हम उनको माफिया का रूप देते हैं, लेकिन क्योंकि ये सब चीज़ें जरूरी हैं, समाज में है, क्या कर सकते हैं, उसको स्वीकार करना है। और खनन तो इसलिए जरूरी है कि अगर साफ सफाई नहीं होगी तो हमारी नदियां हैं, नहरें हैं, उनका रास्ता साफ नहीं होगा, और जब साफ नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो अपने किनारे तोड़ करके खेतों में, शहरों में, जगह में जाना प्रयास करेंगे। तो जो बात कर रहा था मैं उस पर लेके आता हूँ कि जो खनन है वो एक दो कंपनियों के हाथ में दे दिया गया है। जो स्थानीय स्तर पर छोटे ठेकेदार उस पर काम करते हैं, वो लोग आज की तारीख में बेरोजगार हैं, चाहे उन्होंने लोन पर ट्रक लिए हुए हैं, चाहे उन्होंने डंपर लिए हुए हैं, चाहे उन्होंने और जो जिसे कहते हैं वो जेसीबी हैं, पोकलैंड है, ऐसी ऐसी चीज़ें ली गई हैं।
अब या तो वो मजबूरी में उनको बेचें या उनके लिए एक प्रकार से उनके रेट के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, जो बड़ी कंपनियां उनकी इच्छा के अनुसार मजबूरी में काम करें। मतलब कुल मिलाकर की स्थिति यह है कि ऐसे बहुत सारे मैंने यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, जिस शहर में रहता हूँ, वहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे खनन के जो पुराने लोग जुड़े हुए थे, आज वो अपनी गाड़ियों की किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, घर नहीं चल पा रहे हैं। वो दूसरे रास्ते कामों की तरफ दिमाग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मार्केट का माहौल ऐसा है कि वो लोग भी किसी दूसरे काम में एडजस्ट नहीं हो पा रहे। सेम स्थिति यहाँ पर जो आम व्यापारी है, चाहे वो कपड़े का व्यापारी हो, चाहे वो गिफ्ट आइटम्स का हो, चाहे क्रोकरी का काम करता हो, चाहे गारमेंट वाला हो, चाहे वो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स के काम वाला हो, ये सब लोग आज की तारीख में कहीं ना कहीं जो उनके साथ समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती इसलिए भी जा रही हैं कि टैक्स का दायरा इतना बढ़ा दिया है, इतना टैक्स का दायरा बढ़ा दिया है। ऑनलाइन तो एक अलग चीज़ है, उस पर तो फिलहाल मैं भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो टैक्स का दायरा बढ़ा दिया है, उस टैक्स के दायरे में जो परचेजिंग थी आम व्यक्ति की, वो इतनी कम होती जा रही है, वो बड़ी सिलेक्टेड होती जा रही है कि वो मतलब जिस प्रकार से जो उनकी सेल थी वो बहुत नीचे आई है। अब वो किस प्रकार से वो पीड़ा में है कि अगर वो हर व्यक्ति रोने लगे तो सब उनको समस्या ये समझ में आती है, क्योंकि हर व्यक्ति ने रो रहा है। अभी रोना तो तब शुरू करता है जब आपसे उसके पास 1 घंटा बैठ के आइए, 2 घंटे बैठ करके आइए। अगर आप किसी की पीड़ा सुनना चाहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने यहाँ से लेकर के दिल्ली तक और ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत हाई लेवल पे जॉब भी कर रहे हैं और जो उनके पास टारगेट्स हैं, जो अपनी कंपनी के टारगेट को अचीव कराने का काम करते हैं। आप सबसे पहले जब उनसे बात शुरू करेंगे तो ये होती है कि काम कैसे चल रहा है, सामने वाला बोलेगा कि नहीं नहीं ठीक है, बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। फिर आप शांत हो जाइए। फिर अगर वो बैठे हैं बातचीत शुरू करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद उनकी कहानी शुरू अपने आप ही हो जाएगी। वो पिछले साल अच्छा हो गया था, इस साल ठीक नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो चीज़ 5 साल पहले थी वो पिछले साल भी नहीं थी, इस साल तो और स्थिति खराब हो गई है। ये स्थितियां हैं और ये मैक्सिमम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन उन चर्चाओं को सुनने के लिए आपको एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। जो लोग बैठते हैं, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, जो अपनी कई कंपनियों में बैठ रहे हैं, जो फैक्ट्री में बैठ रहे हैं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो लोग इस बात को देख रहे हैं कि जो उनकी सैलरी में ग्रोथ होती थी वो बंद हो गई है। जो स्थिति थी, अब वो होता क्या है, जब हम लोग इस तरह की बातें करते हैं, अभी कमेंट में कुछ लोग आएंगे जो जिनको बोलते हैं ना अंधभक्त की बात बोलते हैं, वो बोलेंगे साले सारे चोर थे, सब चोर थे, चोरी बंद हो गई। मतलब इस देश में सब लोग चोर हैं, ईमानदार कोई नहीं बचा है। और ईमानदार सिर्फ वो लोग बचे हैं जो सिर्फ कमेंट करने के लिए नीचे आते हैं, फर्जी कमेंट करने के लिए, वो ईमानदार है। अब वो क्या ईमानदार है मैं यहाँ बोलूँगा तो फिर वो उनको पीड़ा होगी, तो इसलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन वास्तविकता यही है कि वो लोग अगर उनकी पीड़ा, आप अपनी पीड़ा को अगर सामने रखो तो आपको चोर और आपको बेईमान, आपको कमीशन खोर, आपको चोरी करने वाला, आपको ये सब चीज़ वो बताने का प्रयास करने लगेंगे। अब समस्या इसी बात की है कि आखिर आप कब तक इस बात पे शांत होंगे, चुप रहेंगे कि आपसे खूब टैक्स वसूली की जा रही है। टैक्स वसूलने के बाद जब आप, क्योंकि मैं अकाउंट का बहुत बढ़िया ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन जो मैं लोगों के बीच में सुनता हूँ, जो लोगों के बीच में बात होती हैं, जिसको मैं ग्रहण करने का प्रयास करता हूँ, जो सुनने में आया उसके हिसाब से ये है कि करीब 58-59% से लेकर के 75-76% तक टैक्स वसूला जा रहा है आप लोगों से। और ये बात आप खुद अपने CA से, अपने एडवोकेट से जो टैक्सेशन देखते हैं उनसे, या आप अगर खुद जानकार हैं तो खुद से कैलकुलेट कीजिए कि आपसे कितना टैक्स वसूला जा रहा है विभिन्न तरीके से। आप कोई भी चीज़ लें उस पर टैक्स है, उसके बाद उस पर भी जब आप बिल करा रहे हैं तो उस पर टैक्स है, आप निकल रहे हैं तो टोल बैरियर है, आप निकल रहे हैं तो पेट्रोल पे है, आप निकल रहे हैं तो स्कूल में भी चले जाइए, वहाँ पर भी GST लागू हुई। जो पहले जहाँ टैक्स फ्री चीज़ें थी, पूजा पाठ से लेकर के और खेती किसानी तक की, उन पर भी टैक्स हो गया है। तो आपको कहीं छोड़ा ही नहीं है। आप जिस चीज़ पे आप बिना टैक्स के आप कोई चीज़ ला सकते थे, उस पे भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपसे टैक्स वसूली हो रही है। आपको भले ही उसकी जानकारी हो रही है, नहीं हो रही है, कुछ चीज़ों को बिल में जुड़ करके आ रही है, जो उसकी MRP है उसमें जुड़ के आ रही है, और कुछ चीज़ों में टैक्स लगाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने है, लेकिन आप लोग इस पर मंथन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगर मंथन नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ आप बहुत ही कम समय में परेशान वाली स्थिति में आ जाएंगे। आज स्थिति यह है कि जो बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि जिनके अंदर क्षमता नहीं है संघर्ष करने की, वो अपने छोटे शहर में या जिस भी शहर में रहते हैं, चाहे वो बड़ा शहर है चाहे छोटा शहर हो, वो दूर इसलिए नहीं जाना चाहते या कोई मेहनत इसलिए नहीं कर पा रहे कि उनको सामने फ्रंट में ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे हैं।
तो आज उनकी कहानी है कि जो पिताजी ने मकान बना दिया है, पिताजी ने कार लेके दे दी है, पिताजी ने स्कूटर लेके दिया हुआ है घर में, वो उसको अपना साधन, उसको अपना संपत्ति समझ ले रहे हैं, क्योंकि परिवार भी छोटे हो गए हैं, इसलिए उनको जरूरत भी नहीं पड़ती कि पिताजी बहुत जरूर कुछ कहेंगे कि बेटा तुम घर छोड़ करके जाओ, कुछ काम करिए। पिताजी को भी लगता है चल यार बच्चा घर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी स्थिति ये हो गई है कि आज की तारीख में मतलब कुछ बच्चे हैं जो ऐसा नहीं प्रोग्रेस भी कर पा रहे हैं, हर तरह के बच्चे हैं, लेकिन अधिकांश की स्थिति यह है कि वो 10-15 हज़ार रुपये में अपने आप को एडजस्ट करना सीख रहे हैं। अब अगर ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि ठीक है ना, कम में गुजारा करना सीख रहे हैं, ये संतोष है, तो ये संतोष अगर ये है, और संतोष को अगर आप ये कहलाना चाहते हैं, तो गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं वो लोग, गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं। और आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये चाह रहे हैं कि मतलब सब लोग गरीब बने और उनका सबका पैसा, वो कुछ जो राहुल गांधी बोलते हैं, बिल्कुल सच बोलते हैं कि वो 8-10 लोग, 10-15 लोगों के पास ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी रहे, बाकी उनके गुलाम बन जाए, बाकी उनके नौकर बन जाए, बाकी उनके अंडर में काम करें, अपना खेत भी उनको देकर के काम करें। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वो भी उन्हीं के अंडर में रह करके करें। और जैसी की स्कीमें बना दी गई हैं, जैसी व्यवस्था बना दी गई है कि अगर आप सरकारी कंपनी कोई है तो वो उनके ही मित्रों के अनुसार चलेगी, उनके मित्रों के अनुसार उसको ऑर्डर मिलेंगे, उनके मित्रों के अनुसार उनके काम मिलेंगे, और वो उसमें आप ऐसे झूल करके रह जाएंगे कि आपकी कंपनी सिर्फ उतना प्रॉफिट लेगी जितने की आपको तनख्वाह मिल जाए, जितने में आपका घर चल जाए। लेकिन आप कुछ नया बड़ा सोचने की स्थिति में तब आए बशर्ते आप बहुत ही कुछ अलग से करने का प्रयास कर सके और आपके अंदर उस तरह की दंफन करने की आपके अंदर काबिलियत हो। तो मेरा निवेदन यह है कि आप लोग समझिए, आज इस सरकार ने क्या किया है। इस सरकार ने किया है कि आपकी सबसे पहले कमाई खत्म की, फिर उसके बाद जो आपकी जो प्रॉफिट था वो खत्म किया, फिर आपको ऐसे माहौल में लाके ढाल दिया, आपके ऊपर किसी को इनकम टैक्स का नोटिस, किसी को ईडी का नोटिस, किसी को वैसे परेशान किया गया, किसी की कोई मानसिक रूप से परेशान हुआ, किसी को जैसे अभी पीछे कोविड आया तो कोविड में आपको किसी प्रकार का जो मदद होनी चाहिए थी वो नहीं की गई, तो आपके अंदर से काम करने की इच्छा भी खत्म गई। यानी पहले काम खत्म किया, फिर काम करने की इच्छा खत्म की गई, जिससे कि आप सरकार के गुलाम बन जाए। आपको इस स्थिति से बाहर आना होगा। अगर नहीं आए तो निश्चित रूप से आपका परिवार, आपके भविष्य और आपके बच्चे बर्बादी कगार पर होंगे। नई गाड़ी खरीदने की स्थिति में नहीं होंगे, नया मकान खरीदने की स्थिति में नहीं होंगे, बल्कि आप जो मकान बना करके जा रहे हैं उसका रिपेयर करने के लिए, उसका मेंटेनेंस के लिए, उसकी मरम्मत कराने के लिए की स्थिति में भी नहीं होंगे। आज स्थिति यह है कि नई कारों की सेल कम हुई है। तो जो कुछ दिन पहले तक ये होती थी कि कारें कहाँ बिक रही हैं, वेटिंग पे क्यों है, अब वेटिंग पे क्यों है वो तो वो बताएं। लेकिन कारों की स्थिति ये हो गई है, सेल नीचे आ गई है। और वो जो गाड़ियां हैं, पहले उसको अगर कोई गाड़ी 20 लाख की है तो उसको फिर मार्केट में जब उसका वो इकट्ठी हो रही है डीलर्स के पास, तो उसमें कुछ और जुगाड़बाजी करके उन गाड़ियों को सस्ते में बेचा जा रहा है, भले वो किसी प्रकार से वो जो भी उनका सिस्टम है उसको फॉलो कर रहे हो। तो मेरा पुनः आपसे आग्रह है, इस वीडियो को अगर आपको सही लगे तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा आप सबसे आग्रह है, इसलिए कीजिए कि आगे फिर आपसे और बात करेंगे और चर्चा करेंगे, और आपसे निवेदन करूंगा जाइए, वरना बहुत देर हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की जय।